नमस्कार मित्रों, एएमजी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आइए अपन उस पथ पर चलते हैं जिस शिक्षक पथ पर अपन चल रहे थे। देखिए मित्रों, वर्णों से संबंधित जो प्रकरण अपन पढ़ रहे थे वो अपना प्रकरण है संधि प्रकरण का। संधि प्रकरण का पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था। संधि प्रकरण में पहली वीडियो अपन ने पहले बनाई थी। इससे पहले संधि का अपन ने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उस वीडियो में अपन ने संधि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था कि संधि शब्द किन किन पदों से मिलकर के बना है, संधि शब्द का अर्थ क्या है, संधि शब्द शुद्ध कौन सा है, संधि शब्द में कौन सा लिंग है, संधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। संधि की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी। संधि के भेद अपन ने पढ़े थे कि संधि के भेद कितने होते हैं। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ के अनुसार संधि के भेद कितने होते हैं। व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि के भेद कितने होते हैं, जबकि मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी अपन ने पढ़े थे कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो मित्रों, परीक्षा में आप किसी भी प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछ सकता है, मध्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ सकता है, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछ सकता है। किसी भी प्रकार के भेद वो परीक्षा में दे सकता है। हम सभी को इन सभी की जानकारी होना जरूरी है। तो देखिए मित्रों, जब अपन संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं तो संधि में आज अपन सर्वप्रथम जो संधि पढ़ेंगे, तो देखिएगा जो अपन संधि पढ़ेंगे वो संधि देखिएगा, जो संधि अपन पढ़ेंगे वो संधि अपन लेंगे। जो आपकी संधि है वो संधि देखिएगा। संधि अपन जो पढ़ेंगे तो संधि के बारे में अपन स्वर संधि पढ़ेंगे। और स्वर संधि में पहली संधि अपन पढ़ेंगे, देखिएगा स्वर संधि के अंदर जो अपन संधि पढ़ने जा रहे हैं, तो देखिए मित्रों, आपका टॉपिक है स्वर संधि का। और स्वर संधि का जो टॉपिक आपका रहेगा वो देखिएगा स्वर संधि अपन पढ़ने जा रहे हैं। और स्वर संधि में कितने भेद अपन को पढ़ने हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के अंदर अपन को क्या पढ़ना है, इन बातों की जानकारी अपन इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। देखिए मित्रों, स्वर संधि की अगर अपन बात करें तो स्वर संधि की परिभाषा के बारे में अपन बात करें तो सिंपल सी बात है कि दो स्वरों के पास पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। सिंपल सी बात है मित्रों, नाम से ज्ञात हो रहा है स्वर संधि यानी स्वरों का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों के आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए मित्रों, स्वर संधि की जब बात आती है तो स्वर संधि में अपन को जो संधि पढ़नी है वो एक बार आपके सामने मैं रख देता हूं। देखिए मित्रों, स्वर संधि के अंदर अपन जो संधि पढ़ेंगे तो वो संधि देखिएगा। पहले संधि जो अपन पढ़ेंगे मैं आपके सामने यहां लिखता हूं इधर। नंबर 1 संधि जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा, जब अपन पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वर संधि अपन पढ़ेंगे। पहली संधि है आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि
पहली संधि अपन इसमें पढ़ेंगे। याद रख लेना मित्रों, स्वर संधि को अपन जो कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था स्वर संधि को अच संधि के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन अच संधि के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि स्वरों को ही अच कहा जाता है। इसी प्रकार से आप याद रखें कि स्वर संधि का ही दूसरा नाम अच संधि कहा जाता है। तो पहली संधि अपन स्वर संधि के अंदर जो पढ़ेंगे वो पहली संधि अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दूसरे नंबर की जो संधि इसके अंदर अपन जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। दूसरे नंबर की जो संधि आप पढ़ोगे वो पढ़ेंगे गुण स्वर संधि। तीसरे नंबर की जो संधि आप इसमें पढ़ोगे तो वो देखिए मित्रों, तीसरे नंबर की संधि, थर्ड नंबर की संधि आप जो पढ़ोगे तो इसमें वृद्धि संधि पढ़ोगे मित्रों। वृद्धि स्वर संधि, जिसको आप अच संधि भी कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि। चौथे नंबर की संधि अपन पढ़ेंगे इस स्वर संधि के अंदर, वो अपन पढ़ेंगे यण स्वर संधि। यदि आगे अपन बात करें, इस स्वर संधि के आगे अपन बात करें तो पांचवें नंबर की जो संधि अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। अयादी, देखिए मित्रों, अयादी स्वर संधि अपन पढ़ेंगे अयादी स्वर संधि। आगे अगर बात करें मित्रों तो छठे नंबर की संधि अपन जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन पर रूप संधि। पर रूप स्वर संधि। अगर आगे अपन सातवें नंबर की अगर बात करें तो मित्र सातवें नंबर में अपन पढ़ेंगे पूर्व रूप। पूर्व रूप स्वर संधि। देखिए मित्रों, स्वर संधि के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि स्वर संधि में आपको क्या क्या पढ़ना है। अपवाद को छोड़ करके, अपवाद के जो सूत्र है वो मैं इनके बाद में पढ़ाऊंगा। जैसे गुण संधि का अपवाद अपन पढ़ेंगे, और जब गुण संधि संपूर्ण हो जाएगी उसके बाद फिर अपवादों को अपन लेंगे, क्योंकि सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में अपवादों को ज्यादा महत्व देता है। लेकिन जो रीट की परीक्षा जो होती है, आर टेट की परीक्षा जब होती है या किसी भी टेट की परीक्षा अपन देते हैं तो उसमें अपवादों से कोई ताल्लुक नहीं होता। याद रख लेना, अपवादों से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। अपवाद केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उच्च स्तर की परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से याद रख लेना कि सेकंड ग्रेड के आधार पर अपन तैयारी करें तो इन संधियों को पढ़ने के साथ साथ इनके अंदर जो अपवाद होते हैं, जो वार्तिकें होती है, उन वार्तिकों को अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी देखिएगा, स्वर संधि के अंदर जिन स्वर संधियों को अपन अध्ययन करने वाले हैं वो आप पढ़ेंगे 7 स्वर संधि अर्थात अच संधि। 7 अच संधियों के बारे में आप अध्ययन करोगे। अब अपन को एक साथ में ये देखना है कि दीर्घ स्वर संधि कौन से सूत्र से की जाती है, गुण स्वर संधि कौन से सूत्र से अपन करेंगे, वृद्धि स्वर संधि कौन से सूत्र से अपन करेंगे। इस प्रकार से इन संधियों में अपन
सूत्रों के बारे में भी आपको मैं दिखा देता हूं कि दीर्घ संधि कौन से सूत्र से होती है, वो सूत्र भी अपन पढ़ेंगे। याद रख लेना, अभी मैं संधि विधायक सूत्र आपके सामने लिखूंगा, संज्ञा विधायक सूत्र नहीं लिख करके, क्योंकि संज्ञा विधायक सूत्र जब अपन संधि का पैटर्न पढ़ेंगे, गुण संधि जब अपन पढ़ेंगे, तब वहां पर अपन संज्ञा विधायक सूत्र भी पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी देखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पर, देखिएगा जब अपन संज्ञा विधायक सूत्र की बात करेंगे या संधि विधायक सूत्र की बात करेंगे, तो देखिएगा जब अपन दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र काम करता है, अकय सवर्णे, अकय सवर्णे दीर्घ है, अकय सवर्णे दीर्घ है। ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र कहता है कि अकय सवर्ण दीर्घ है, कि अक वर्णों के बाद में सवर्ण आने पर और पूर्व वर्ण के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ये आपका दीर्घ संधि का सूत्र बोलता है। इसी प्रकार अगर गुण संधि की अपन बात करें तो गुण संधि में जो सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं, तो मित्रों गुण संधि विधायक सूत्र की मैं बात करूंगा, संज्ञा विधायक सूत्र की बात नहीं करके। तो देखिएगा जब अपन गुण संधि की बात करते हैं तो देखिए गुण संधि में अपन संधि विधायक सूत्र पढ़ेंगे, आद गुण। आद गुण अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, आद गुण है, ये आपका संधि विधायक सूत्र है। जबकि संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करेंगे तो संज्ञा विधायक सूत्र अदेंग गुण होता है, वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो देखिए मित्रों, अदेंग गुण जो होता है, अदेंग गुण जो सूत्र है आपका, ये गुण संज्ञा विधायक सूत्र है, जो मैं आपको जब अपन संधि पढ़ेंगे तब भी अपन पढ़ेंगे इसको। देखिएगा अदेंग, अदेंग गुण है, ये सूत्र आपका जो है ये आपका संज्ञा विधायक सूत्र है। ये संज्ञा करता है, संधि नहीं करता। आपके पेपर में प्रश्न आता है गुण संज्ञा विधायक सूत्रम किम, तो गुण संज्ञा विधायक जहां बात आती है वहां आपको अदेंग गुण करना होगा, और जहां संधि विधायक की बात आती है वहां आपको आद गुण करना होगा। इसी प्रकार अगर वृद्धि संधि की अपन बात करें तो वृद्धि संधि का जो सूत्र अपन पढ़ेंगे तो देखिएगा वृद्धि संधि की अपन जब बात करेंगे तो देखिएगा वृद्धि रेची सूत्र अपन पढ़ेंगे, वृद्धि रेची सूत्र का अध्ययन अपन करेंगे। अगर अपन वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करते हैं, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र की अपन बात करें तो मित्रों याद रख लेना, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र आपका वृद्धि रादेच, ये आपका वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र बोलता है। ये वृद्धि संज्ञा करता है, जबकि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है आपका वृद्धि रेची, और जबकि वृद्धि संज्ञा जो करता है वृद्धि रादेच कहता है। इसके बाद में यण संधि की अपन बात करें तो यण संधि में जो सूत्र आप पढ़ोगे तो वो पढ़ोगे इको यणची, इको यणची, इको यणची सूत्र आप पढ़ोगे। इक के स्थान पर यण आदेश होता है, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, जो अपन आगे भी पढ़ेंगे। तो देखिए मित्रों, इस प्रकार दीर्घ स्वर संधि का सूत्र अक्य सवर्ण दीर्घ है, गुण स्वर संधि का जो सूत्र है आद गुण है, वृद्धि स्वर संधि का सूत्र है वृद्धि रेची है, यण संधि का जो सूत्र है वो है इको यणची है। जबकि अयादि संधि का सूत्र अपन पढ़ेंगे तो अयादि संधि का सूत्र आप पढ़ोगे एचो अय वा, एचो अयवयाव, ये आप अयादि संधि में पढ़ोगे। एचो अयवयाव, एच वर्ण के स्थान पर अय, अव, आय और आव हो जाता है। क्रम से याद रखें। पररूप संधि का अपन बात करेंगे तो याद रखें मित्रों,
पररूप संधि के अंदर जो अपन सूत्र पढ़ेंगे, पररूप संधि के अंदर जो सूत्र अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। ये आप पररूप संधि के अंदर पढ़ेंगे। पररूप संधि के अंदर अपन वार्तिक भी पढ़ेंगे, वार्तिक भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो याद रख लेना, जब वार्तिक अपन पढ़ेंगे, पररूप संधि का अध्ययन अपन जब करेंगे, पररूप संधि को जब अपन विस्तार पूर्वक जब पढ़ेंगे, वहां अपन इसकी वार्तिक भी पढ़ेंगे। लास्ट संधि जो आपकी है, अंतिम संधि जो आपकी, वो है आपकी पूर्व रूप स्वर संधि। पूर्व रूप स्वर संधि के अंदर जो सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं वो सूत्र आप पढ़ोगे एंग पदांता दति, एंग पदांता दति। ये सूत्र आप पूर्व रूप संधि के अंदर पढ़ेंगे। इनमें से आपके पेपर में प्रश्न पूछता है अक सवर्ण डॉट डॉट दे देगा, आपको याद रखना होगा अक सवर्ण दीर्घ होता है। आपसे पूछेगा गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो याद रखें मित्रों, जब आद्गुण जो सूत्र है ये संधि विधायक सूत्र बोलता है, ये संधि विधायक करता है, जबकि गुण संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो आपका अदेंग गुण है। अनेक बार प्रश्न इसमें से आ चुका है कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, या गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है, गुण संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं। इस प्रकार आप याद रखें। इसी प्रकार अपन वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो इसमें भी आप याद रखें कि वृद्धि रेची जो सूत्र है ये आपकी वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। संज्ञा विधायक सूत्र आपका वृद्धि राधेच है, ये आपकी संज्ञा करता है। वृद्धि संज्ञा किन किन वर्णों से होती है वो इसके माध्यम से अपन पढ़ेंगे। आगे बात करें यण संधि की। यण संधि में मित्रों इको यणची सूत्र बोलता है कि इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। यण आदेश, यण किसे कहते हैं, ये अपन ने माहेश्वरी सूत्रों के माध्यम से पढ़ा था। वर्णों में भी अपन ने पढ़ा था कि यण प्रत्याहार में कितने वर्ण काउंट होते हैं। यण प्रत्याहारों को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। यण वर्णों को अर्ध स्वर के नाम से जाना जाता है। यण वर्ण स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर पुकारे जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनका क्रम य व र ल होता है। इसी के माध्यम से आप याद रखें इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। अयाद्य संधि में अपन पढ़ेंगे एच वर्ण, अपन पढ़ेंगे एच वर्ण। अपन ने एच प्रत्याहार अपन ने पढ़े थे कि जब माहेश्वरी सूत्रों में एच प्रत्याहार अपन ने जब बनाए थे तो एच प्रत्याहार के अंदर 4 वर्ण आते हैं जिनको आप मिश्रित स्वर के नाम से जानते हैं, यौगिक स्वरों के नाम से जानते हैं, संयुक्त स्वरों के नाम से जानते हैं। तो याद रख लेना, 2 स्वरों के योग से बनने वाले जो स्वर होते हैं वो मिश्रित स्वर कहलाते हैं। ए, ओ, ऐ, औ, ये एच वर्ण है, इनका क्रम निर्धारित है एच प्रत्याहार के आधार पर कि भगवान पाणिनि ने हमें एच प्रत्याहार दिया था, उनका क्रम दिया था। मैंने आपको बताया था कि भगवान पाणिनि ने माहेश्वरी सूत्रों की जब रचना की थी, जब उनको लिपिबद्ध किया था तो उनका एक अद्भुत तरीका था, अद्भुत प्रकार से माहेश्वरी सूत्रों की रचना की है। तो याद रखें मित्रों, जब अपन स्वर संधि में ही अगली संधि जब पढ़ेंगे तो वो संधि अपन पढ़ेंगे पररूप स्वर संधि। पररूप स्वर संधि का जो सूत्र है, पररूप संधि विधायक सूत्र जो है वो आपका है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। तो याद रख लेना मित्रों, अगला जब अपन पढ़ेंगे तो अगला संधि के माध्यम अपन जब पढ़ेंगे वो आपका पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि जो अपन पढ़ेंगे तो वो संधि के माध्यम से देखिएगा मित्रों, पूर्व रूप संधि में सूत्र अपन पढ़ेंगे एंग पदांदादति। एंग पदांदादति ये अपन पूर्व रूप स्वर संधि का विधायक सूत्र है। इसी के माध्यम से अपन पूर्व रूप स्वर संधि को समझेंगे। तो मित्रों ये आप स्वर संधि में पढ़ने वाले हैं कि स्वर संधि में आप क्या पढ़ोगे। तो देखिए मित्रों, जब अपन स्वर संधि में पढ़ेंगे तो आप इस प्रकार से पढ़ोगे। तो देखिएगा,
स्वर संधि में जब आप पढ़ोगे तो स्वर संधि में इस प्रकार से आप पढ़ोगे मित्रों, तो देखिएगा स्वर संधि में आप ये 7 संधियों के बारे में चर्चा करोगे, 7 संधियों के बारे में आप अध्ययन करोगे। तो देखिएगा स्वर संधि की बात अपन करें, स्वर संधि की बात अपन करें तो ये स्वर संधि के अंदर नंबर 1 संधि आप पढ़ोगे दीर्घ, नंबर 2 आप पढ़ोगे गुण, नंबर 3 आप पढ़ोगे वृद्धि, नंबर 4 आप पढ़ोगे यण, नंबर 5 आप पढ़ोगे अयादि, नंबर 6 आप पढ़ोगे पररूप और नंबर 7 आप पढ़ोगे पूर्व रूप स्वर संधि। इन संधियों के साथ में आपका स्वर संधि का प्रकरण समाप्त हो जाएगा। फिर आपकी जो संधि चलेगी वो आपकी हल संधि अर्थात व्यंजन संधि चलेगी। स्वर संधि के अंदर आपको याद होनी चाहिए कि अपन ये संधि पढ़ने वाले हैं। स्वर संधि की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, स्वर संधि का नाम आपको मैंने बताया था, एक बार पुनः देखिएगा कि 2 स्वरों के पास पास आने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। मित्रों मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि 2 वर्णों के मेल को संयोग कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि नहीं कहते हैं। याद रखें संधि में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। अगर परिवर्तन होगा तो वो संधि कहलाएगी, अगर परिवर्तन नहीं होगा, वर्णों का ही मेल ही होगा तो वो संयोग कहलाता है। वो याद रख लेना। तो संधि में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार अपन परिभाषा बोल सकते हैं, परिभाषा कह सकते हैं, परिभाषा लिख सकते हैं, परिभाषा बता सकते हैं कि 2 स्वर वर्णों के पास पास आने पर जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं। स्वर संधि के निम्न भेद होते हैं जो आपके सामने है। इसके साथ अपन नंबर 1 संधि लेते हैं। नंबर 1 संधि जो आपकी है वो है दीर्घ स्वर संधि। तो देखिएगा जब अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि तो देखिए मित्रों नंबर 1 आपकी दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि। याद रखें मित्रों दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र आप पढ़ोगे वो सूत्र है आपका, अभी अपन ने पढ़ा था अकय सवर्णे अकय सवर्णे दीर्घ है, ये आपके दीर्घ संधि का विधायक सूत्र है। दीर्घ संधि विधायक सूत्र है। अक वर्णों के बाद में सवर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। तो मित्रों मैं आपको इसको सिंपल भाषा में बोलता हूं, सिंपल भाषा में लिखता हूं, सरल भाषा में इजी वे में मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो देखिएगा अक वर्ण की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रख लेना अक वर्ण आपके, देखिएगा मैं यहां लिख देता हूं, अक वर्ण आपके हैं वो देखिएगा, अक वर्ण जो आपके हैं वो देखिएगा, अक प्रत्याहार जो आप पढ़ते हैं वो अक प्रत्याहार देखिएगा ए, ई, ओ, री और एक आपका ली भी आता है, लेकिन इस ली की दीर्घ संज्ञा नहीं होती, इसलिए आप अक प्रत्याहार में इन 4 वर्णों को ही ग्रहण करोगे न कि 5 वर्णों को। तो देखिए मित्रों जब अपन इन 4 वर्णों को ग्रहण करेंगे तो याद रख लेना इस ली की भगवान पाणिनि ने दीर्घ संज्ञा स्वीकार नहीं की है, अर्थात दीर्घ संज्ञा नहीं बताई है।
इसलिए याद रख लेना इस इंद्री के 12 भेद होते हैं। 12 भेद कौन कौन से होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस इंद्री के ऋस्व संज्ञा होती है और आपकी प्लुत संज्ञा होती है, दीर्घ संज्ञा नहीं होती। इस प्रकार इसके 6 भेद ऋस्व के, 6 भेद प्लुत के बराबर जो भेद होते हैं इसके 12 भेद होते हैं, इसलिए इसकी दीर्घ संज्ञा नहीं होती। और दीर्घ संज्ञा नहीं होगी तो अपन इस अक वर्ण में आने वाला लिप वर्ण को दीर्घ संधि में अक प्रत्याहार सवर्ण दीर्घ नामक सूत्र में ग्रहण नहीं करेंगे। तो आप याद रख लेना ई उ री और री के अंदर अपन 4 ही वर्ण पढ़ेंगे। देखिएगा जब मैं आपके सामने इसके सूत्र की व्याख्या हिंदी में लिखता हूं तो देखिएगा इन वर्णों को अपन ऋस्व वर्ण कहते हैं। मित्रों याद रख लेना ए वर्ण ऋस्व का बोध कराता है, दीर्घ का बोध कराता है। अपन जानते हैं ए वर्ण के अंदर अपन बात करें, इस ए वर्ण के अंदर 18 संज्ञाओं का बोध होता है। मैंने आपको बताया था ऋस्व दीर्घ प्लुत आदि से वर्णों के भेद मैंने आपको बताए थे कि इस ए वर्ण के 18 भेद होते हैं, अर्थात ये ए वर्ण 18 प्रकार के ए वर्णों का बोध कराता है। ए के 18 भेद होते हैं। जैसे मान के चले, मैं साधारण सी बात आपको बताता हूं कि ए के आपका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इस ए को अपन कंठ से बोलते हैं। तो ए के जो 18 भेद है उन सभी का उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। आप याद रखें तो ए के 18 भेद है तो ए के जो उच्चारण स्थान होंगे वो सभी के समान होंगे, अर्थात ए के जो 18 भेद है उन 18 को ही उच्चारण स्थान कंठ होगा, ये आप याद रखें। तो ए के 18 भेद है तो मतलब ये हुआ कि ए आ का बोध कराता है, अर्थात ये आ का बोध कराता है, ये ई बड़ा ई का बोध कराता है, ये उ बड़ा उ का बोध कराता है, और ये ऋषि ये भी आपका बड़ा ऋषि का बोध कराता है। ये ऋषि आपका बड़ा ऋषि का बोध कराता है। तो देखिए मित्रों ये ऋषि आपका बड़ा ऋषि का बोध कराता है। तो देखिएगा जब अपन पढ़ते हैं तो देखिएगा ए का बोध आ अर्थात दीर्घ संज्ञा होती है, ई की दीर्घ संज्ञा होती है, उ की दीर्घ संज्ञा होती है, इस ऋषि की भी दीर्घ संज्ञा अपन करते हैं, ये ऋषि की दीर्घ संज्ञा अपन करते हैं, लेकिन री की दीर्घ संज्ञा नहीं होती क्योंकि दीर्घ संज्ञा भगवान पाणिनि ने स्वीकार नहीं की। याद रख लेना जब भगवान पाणिनि का वैदिक ग्रंथ अपन पढ़ते हैं, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ अपन जब पढ़ते हैं तो उस ग्रंथ में भगवान पाणिनि ने केवल और केवल इस लृ को प्लुत संज्ञा दी है, अर्थात लृ को केवल और केवल प्लुत माना है। लेकिन जब भगवान पाणिनि का लौकिक व्याकरणिक ग्रंथ अर्थात अष्टाध्यायी ग्रंथ जब आता है, जब उस अष्टाध्यायी ग्रंथ में भगवान पाणिनि ने इस लृ को ऋस्व भी मान लिया गया था, इसलिए भगवान पाणिनि के अनुसार इस लृ को केवल ऋस्व माना है और केवल प्लुत माना है, दीर्घ इसको नहीं माना है, इसलिए लृ की दीर्घ संज्ञा नहीं होती। तो इस प्रकार याद रख लेना जब अपन दीर्घ संधि करेंगे तो केवल और केवल ए ई उ और ऋ के अंदर ही अपन दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब देखिए ये आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं, इनको अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। ये वर्ण जो आपके हैं इनको अपन ऋस्व कहते हैं, इनको अपन ऋस्व कहते हैं। अब इसके माध्यम से मैं आपके सामने एक साधारण सा सिंपल सा सूत्र लिखता हूं जो हिंदी में है, वो देखिएगा क्या कहता है। वो सूत्र ये कहता है, देखिएगा मित्रों, वो सूत्र ये कहता है, देखिएगा आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, ऋस्व ऋस्व या दीर्घ स्वर प्लस, देखिएगा ऋस्व या दीर्घ स्वर, ऋस्व या दीर्घ स्वर, ऋस्व या दीर्घ स्वर प्लस फिर अपन लिखेंगे
ऋस्व या दीर्घ स्वर बराबर क्या होता है, बराबर अपन क्या पढ़ेंगे, तो बराबर देखिए मित्रों, जब अपन बराबर में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे देखिएगा, यदि ऋस्व वर्ण के बाद में ऋस्व आता है तो क्या परिवर्तन होगा, यदि ऋस्व के बाद में दीर्घ आता है तो क्या परिवर्तन होगा, यदि दीर्घ के बाद में ऋस्व आता है तो क्या होगा, दीर्घ के बाद में दीर्घ आता है तो क्या परिवर्तन होगा। इस प्रकार आप याद रखें। जैसे मान के चलते हैं, इधर आपने ए पढ़ा, इधर आपने आ पढ़ा, यदि इसके बाद में भी आप ए पढ़ते हैं या आप आ पढ़ते हैं, तो इस स्थिति में जब अपन वर्णों में परिवर्तन करते हैं तो याद रख लेना मित्रों, जब ए के बाद में ए आता है तो अपन क्या करते हैं देखिएगा, जब ए के बाद में देखिएगा, जब ए के बाद में ए आता है अर्थात आकार के बाद में आकार आता है, समान वर्ण आता है, तो दोनों के स्थान पर अपन आ करते हैं। क्या करते हैं मित्रों, आ करते हैं। और यदि मान के चलें कि ए के बाद में आ आता है तब भी अपन दोनों के स्थान पर आ ही करते हैं, क्योंकि समान वर्ण है। आ के बाद में ए आएगा तब भी अपन आ करेंगे, और आ के बाद में आ आएगा तब भी अपन आ करेंगे। तो इस प्रकार याद रखें, ए के बाद में अर्थात ऋस्व के बाद में ऋस्व आता है, ऋस्व के बाद में ऋस्व आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है, अर्थात दोनों के स्थान पर क्या होता है, ये दीर्घ वर्ण होता है। इसको अपन कह दिया, दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया। यदि मान के चलते हैं दीर्घ के बाद में दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होता है, अर्थात दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ होता है। तो देखिएगा, दीर्घ के बाद में दीर्घ आता है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप याद रखें। इस सूत्र को मैंने आपके सामने समझने के लिए इसको हिंदी में खोला है। अक वर्ण के बाद में समान वर्ण आवे अर्थात अक वर्ण आवे तो दोनों के स्थान पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है। ये अपनी दीर्घ स्वर संधि कहती है। अक सवर्णे दीर्घ नामक सूत्र कहता है, वो यही कहता है कि यदि ऋस्व या दीर्घ स्वर के बाद में पुनः ऋस्व या दीर्घ स्वर आवे या समान वर्ण आवे तो वहां दोनों के स्थान पर, दोनों का मतलब होता है पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि के नाम से जानते हैं। जैसे मान के चलते हैं मित्रों, कोई सा भी उदाहरण आप मान के चले, जैसे आप उदाहरण के तौर पर बात करें तो उदाहरण देखिएगा मित्रों, जैसे आपने लिख लिया, जैसे आपने लिखे परमानंद, आपने लिखा परमानंद आपने लिखा। जैसे मित्रों आपने शशांक आपने लिखा, शशांक आपने लिखा। जैसे मान के चलते मित्रों, आपने कोई सा उदाहरण लिख लिया, जैसे आपने लिख लिया विद्यालय, इस प्रकार से आपने उदाहरण लिखे। अब देखिए मित्रों, जब अपन शब्द को समझें, शब्द को तोड़ें, तो देखिए जैसे शशांक शब्द आपका जो है, तो शशांक शब्द की आप व्याख्या करें, देखिए कैसे बनेगा। तो देखिए शशांक शब्द की बात अपन करें, शशांक शब्द को अपन जब जाने तो देखिएगा, मित्रों जब अपन किसी शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने से पहले अपन को शब्द का ज्ञान होना चाहिए कि शब्द का अर्थ क्या निकलता है, शब्द का अर्थ क्या होता है। उस शब्द का अर्थ अपन को याद है तो उसके अपन टुकड़े कर सकते हैं, और टुकड़े भी अपन करेंगे तो दोनों टुकड़ों का सार्थक अर्थ निकलेगा। सार्थक अर्थ जब होगा तब ही संधि कहलाती है। अगर सार्थक शब्द नहीं होगा, निरर्थक शब्द होगा, तो वो संधि नहीं कहलाती, क्योंकि टुकड़े करने पर, विच्छेद करने पर दोनों पद देखिएगा। जैसे मान के चलते हैं अपन ने इस पद का जब संधि विच्छेद अपन करेंगे, जैसे मान के चले शशांक का संधि विच्छेद अपन करते हैं,
सस प्लस अंक। अब मित्रों जब अपन देखते हैं कि शशांक का संधि विच्छेद अपन ने सस प्लस अंक किया, अब वो कहते हैं कि सर हमें सस का मतलब नहीं आता, अंक का मतलब नहीं आता। याद रख लें मित्रों, सस यानी खरगोश होता है, अंक यानी गोद होता है। जिसकी गोद में खरगोश है, अर्थात जिसकी गोद में खरगोश बैठा है, वो शशांक कहलाता है। और शशांक जो पर्यायवाची है मित्रों, वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। शशांक कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। इस प्रकार आप याद रखें कि शशांक का जो संधि विच्छेद अपन करेंगे, सस प्लस अंक करेंगे। मित्रों बच्चे कहते हैं गुरुजी ये बात हमारे समझ में नहीं आई, क्यों? क्योंकि सस की जगह पर ससा कर दें। तो याद रखें मित्रों, शब्दों की गरिमा होती है, शब्दों का सार्थक होना अर्थ जरूरी है कि जब ससा अपन करेंगे उसको खरगोश नहीं कहते हैं। शब्द की गरिमा को देखते हुए सस का अर्थ खरगोश होता है, ससा का अर्थ खरगोश नहीं होता। इस प्रकार आप याद रखें, सस का मतलब खरगोश होता है, अंक का मतलब गोद होता है। जिसकी गोद में खरगोश है वो शशांक कहलाता है, अर्थात वो चंद्रमा कहलाता है। इस प्रकार आप याद रखें। आगे टुकड़े कर देखिएगा, जैसे अपन ने इसके टुकड़े किए तो टुकड़े करने पर अपने पास में जो शब्द दिखाई दिया, तो देखिए मित्रों जो अपन पढ़ रहे हैं, तो देखिए सस में से इधर ये प्लस दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है, इधर आपको ये ए दिखाई दे रहा है। तो अपना सूत्र क्या कहता है? सूत्र में मिलान करें कि यदि ऋस्व के बाद में ऋस्व आता है, अर्थात ए के बाद में ए आता है, तो दोनों के स्थान पर क्या होता है? आ होता है। वही स्थिति अपनी यहां बन रही है कि ए के बाद में ए आ रहा है, तो अपन क्या परिवर्तन करेंगे? दीर्घ संधि के सूत्र को ध्यान में रखते हुए, अक सवर्ण दीर्घ को ध्यान में रखते हुए अपन क्या पढ़ेंगे? तो वो देखिएगा, ए के बाद में ए आता है तो दोनों के स्थान पर अपन आ करेंगे। क्या करेंगे? आ करेंगे। देखिएगा, इस ए को अपन ने इधर से लिया था, इस ए को इधर से लिया था। अब देखिएगा दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? आ कर दिया। अब जो स्थिति अपने पास में बनेगी वो देखिएगा क्या बनेगी। इधर से अपन ने सस में से ए को जब अपन ने निकाला तो इसके हलंत लग गया, क्योंकि ए को अपन ने इधर से निकाला। और देखिएगा इन दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? आ कर दिया। इन दोनों के स्थान पर अपन ने क्या कर दिया? आ कर दिया। इधर अपने पास में क्या बच रहा है? अनुस्वार बच रहा है, क बच रहा है। तो याद रख लेना मित्रों, ये अनुस्वार है और आपका ये क है, ये स्थिति आपकी बच रही है। तो अब याद रखें कि जब अपन इस पद को जोड़ेंगे, इस पद को अपन जब जोड़ेंगे तो याद रखें आ की मात्रा इस स में लगेगी, अर्थात जो रूप आपका बनेगा वो देखिएगा, ये स में आपने आ की मात्रा लगाई और आ की मात्रा के बाद में आपके अनुस्वार आ रहा है, अर्थात मैं वर्ण आ रहा है। तो मैं वर्ण आ रहा है तो अनुस्वार स्वरों पे ही लगाए जाते हैं, व्यंजन वर्णों पर कदापि ही अनुस्वार नहीं लगता। तो ये अनुस्वार कहां लगेगा? इस स के ऊपर लगेगा। पीछे अपने पास में क्या बच रहा है? क बच रहा है। क को आप लिख दोगे और क को आप जब लिख दोगे तो आपके सामने जो पद बनकर के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा? शशांक हो जाएगा। इसी प्रकार अपन अन्य शब्द को समझ सकते हैं। जैसे मान के चलते परमानंद है, इसका भी संधि विच्छेद अपन करेंगे तो परम प्लस आनंद हो जाएगा। परम प्लस आनंद। परम प्लस आनंद। इसी प्रकार शशांक का अपन ने कर ही दिया, सस प्लस अंक, सस प्लस अंक। विद्यालय का विद्या प्लस आलय, तो मित्रों इस प्रकार से अपन ये संधि पढ़ रहे हैं। इस संधि को आप इस प्रकार से समझें कि दीर्घ संधि का जो सूत्र अपन पढ़ रहे हैं वो है आपका अक सवर्ण दीर्घ। और दीर्घ संधि का सूत्र जो मैंने आपको बताया कि अक वर्ण के बाद में अगर समान वर्ण आता है, समान वर्ण अक प्रत्याहार दोबारा आता है, बार बार में आता है, तो वो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, वो आप याद रखें। तो इस प्रकार से आपका ये दीर्घ संधि है। जैसे उदाहरण और आप आगे पढ़ोगे, जैसे देखिएगा उदाहरण और देखिएगा, जैसे अपन जानते हैं
ए के उदाहरण में देखेंगे, ऊ के उदाहरण में अपन देखेंगे, तो कोई सा भी उदाहरण अपन देख सकते हैं। जैसे मान के चलते हैं दैत्यारी अपन पढ़ते हैं, जैसे मान के चलते हैं दैत्यारी आप पढ़ते हैं, जैसे मान के चलते हैं आप छात्रावास पढ़ते हैं, मित्रों छात्रावास का जो प्रश्न आता है वो अधिकतर बच्चे इसको शायद गलत करते हैं। उनको ये मालूम नहीं होता कि छात्रावास का संधि विच्छेद हम दो प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए मित्रों, जब अपन छात्रावास का संधि विच्छेद करेंगे तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिएगा, दैत्यारी का अपन करते हैं दैत्य प्लस अरे और छात्रावास का संधि विच्छेद देखिएगा, छात्रावास का संधि विच्छेद अपन करेंगे छात्र या छात्रा प्लस आवास। अब ये आप याद रखिए कि आपके पेपर में जो प्रश्न करता है वो दोनों उदाहरण भी दे सकता है। देखिए मित्रों, जब आपके पेपर में प्रश्न करेगा तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। देखिएगा, जैसे उसने दे दिया, क्वेश्चन दिया छात्रावास है इत्यस्य पदस्य संधि इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देगा कि छात्रावास इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम किम, यानी छात्रावास शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। मित्रों, ऑप्शन क्या देता है, ऑप्शन के आधार पर आप देखेंगे। जैसे मान के चलें आपका पहला ऑप्शन उसने दिया, जैसे उसने दे दिया छात्रा प्लस आवास, दूसरा ऑप्शन उसको दे दिया छात्र प्लस आवास, तीसरा ऑप्शन उसने दे दिया उभयो, चौथा ऑप्शन उसने दे दिया इस प्रकार से आपके पेपर में ऑप्शन दे सकता है। इस प्रकार से आपके पेपर में ऑप्शन दे सकता है। और देखिए छात्रावास का वो संधि विच्छेद कर रहा है, तो मित्रों याद रख लेना, अपन ने संधि विच्छेद किया है। छात्रावास का जो संधि विच्छेद अपन ने किया है छात्र प्लस आवास और छात्रा प्लस आवास, क्योंकि छात्र यानी जो लड़की अपन कह सकते हैं, छात्रा यानी लड़की होती है, तो जो छात्रावास होता है लड़कियों का भी होता है और लड़कों का भी होता है। ये नहीं कि आप छात्र प्लस आवास ही करोगे। छात्र जो अपन कह सकते हैं पुल्लिंग का रूप धारण करता है और छात्रा स्त्रीलिंग का रूप धारण करता है। इस प्रकार आप याद रख लेना, दोनों
उत्तर यहाँ पर सही होगा। और उत्तर में जो राइट अपन करेंगे, जो आप राइट का आंसर जो लगाओगे, तो मित्रों देखिएगा जो राइट आप लगाओगे वो आपका राइट आंसर उभयों पर रखेगा। जबकि बच्चा जब करता है या तो छात्रा प्लस आवाज करेगा या छात्र प्लस आवाज करेगा। तो आप इस प्रकार को याद रखें। इस प्रकार के अगर प्रश्न आपके आ जाए तो दोनों ही ऑप्शन आपके राइट होंगे। इस प्रकार से उभयों का मतलब होता है दोनों, कोऽपि नास्ति का मतलब होता है कोई भी नहीं। तो इस प्रकार याद रखें। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पेपर में करता है। इस प्रकार के कई शब्द आपके बीच में कंफ्यूज करने वाले होते हैं, तो ये आप याद रखें मित्रों। और भी अपन जैसे मान के चलते हैं, ई की अपन बात करते हैं, ई के अंदर भी जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे देखिएगा ई प्लस ई बराबर ई। सूत्र भी अपन ने पढ़ा था कि जब ई के बाद में ई आएगा, ई के बाद में ई आएगा तो अपन क्या करेंगे, वो अपन अभी पढ़ा था कि यदि ई के बाद में ई आता है, ऋस्व के बाद में ऋस्व आएगा तो अपन दीर्घ करेंगे, ऋस्व के बाद में दीर्घ आएगा तब भी अपन दीर्घ करेंगे, दीर्घ के बाद में ऋस्व आएगा तब भी अपन दीर्घ करेंगे, और दीर्घ के बाद में दीर्घ आएगा तब भी अपन दीर्घ करेंगे। तो इस प्रकार आप याद रख लेना। जैसे मान के चला आपके पेपर में किसी प्रकार के शब्द आ सकते हैं, जैसे मित्रों जैसे आपके पेपर में आता है, जिसे श्रीस आता है, देखिएगा श्रीस है, इसका संधि विच्छेद कई बार पेपर में प्रश्न आया हुआ है। श्रीस का प्रश्न कई बार आपके पेपर में आया हुआ है। जैसे आपके अभिष्ट आया है, महती इच्छा आया है, जैसे अभिष्ट आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है। महती इच्छा आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है। इस प्रकार से कई उदाहरण आप ले सकते हैं। आप जिसे मान के चलते हैं, कविस्वर है, नारीस्वर है, अभिप्सा है। आपके हिंदी में भी एक बार आया था, अभिप्सा का है संधि विच्छेद उसने पूछा था। अभिप्सा का उसने पूछा था। रजनीश जैसे शब्द है, कविस्वर जैसे शब्द है, इस प्रकार के शब्द आपके सामने देता है, इस प्रकार के शब्द आपके देता है। तो देखिए मित्रों, जब अपन इन शब्दों को संधि विच्छेद करते हैं तो देखिएगा श्रीस का जब अपन संधि विच्छेद करेंगे तो देखिएगा श्री प्लस इस अपन पढ़ेंगे बात। जब पेपर में प्रश्न देता है, जब ऑप्शन देता है, बच्चे से प्रश्न आता है, संधि विच्छेद आता है, लेकिन फिर भी वो गलती कर देता है, याद रखें जब श्री में वो छोटी की मात्रा लगा देगा तो वो गलत होगा, याद रख लेना। इसमें याद रखें कि इसका छोटा दे देगा तो वो गलत होगा। इस भगवान जिसको अपन कहते हैं वो बड़ा होता है। तो इस प्रकार से आप याद रखें। अभिष्टा देखिएगा, अभिष्टा जो शब्द है आपके कई बार उसने पूछा है। अभिष्टा का संधि विच्छेद अपन करते हैं, अभी प्लस इष्ट, देखिएगा अभी प्लस इष्ट, मैतिच्छा, मैति प्लस इच्छा, अभिप्सा। देखिएगा अभिप्सा के आपके पेपर में हिंदी में भी प्रश्न आया था कि अभिप्सा का संधि विच्छेद क्या होता है, अभी प्लस इप्सा। इप्सा याद रखना मित्रों, कई बच्चे छोटी कर देता है तो याद रख लेना।
इस प्रकार से रजनी प्लस ईश कवीश्वर कवि इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आते हैं, तो इस प्रकार आप याद रख लेना। पेपर में रीट में प्रश्न आए हुए हैं मित्रों, याद रख लेना। अभिष्ट जो शब्द है आपके रीट में आया हुआ है, महतीच्छा भी आपके आया हुआ है, अभिप्सा भी आपके पेपर में आया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं कि संधि अपन को क्या करनी है क्या नहीं करनी। तो इस प्रकार ये शब्द आप याद रखें, जो शब्द अपन जैसे समझा था उसी प्रकार से इनको समझें। जैसे अपन ऊ वाले उदाहरण की बात अपन करें, इनका संधि विच्छेद याद रख लेना मित्रों। जैसे अपन वर्णों की अगर बात करें तो वर्णों में देखिएगा मित्रों, जब इधर से अपन बात करें कि इसके अंदर जो वर्ण विच्छेद हो रहा है वो इधर से ई प्लस ई, ये भी बड़ी है ये भी बड़ी है, तो बराबर दोनों के स्थान पर यहां पर बड़ी ई हुआ है। इधर से अपन बात करें तो देखिएगा, इधर आपकी छोटी है, इधर आपकी ये छोटी है, और बराबर दोनों के स्थान पर बड़ी हो गया, अर्थात अभिप्सा हो गया, अभिष्ट हो गया। इधर महती इच्छा में देखिएगा, महती इच्छा में आपको इधर से बड़ी ई दिखाई दे रही है, इधर आपको छोटी ई दिखाई दे रही है, और दोनों के स्थान पर बड़ी ई का परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार अपन अभिप्सा की बात करते हैं। अभिप्सा में देखिएगा, इधर आपकी ये छोटी ई दिखाई दे रही है, इधर देखे अपन देखिएगा ये छोटी ई और ये बड़ी ई, तो इधर देखिएगा ये छोटी और ये बड़ी, जब दोनों को अपन परिवर्तन करेंगे तो दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो जाएगा बड़ी ई। इसी प्रकार रजनीश में भी अपन बात करें तो रजनीश में भी इधर देखिएगा ये आपकी बड़ी ई है, और इधर भी अपन बात करें तो ये भी बड़ी है। जब बड़ी के बाद में बड़ी ई आती है तो बराबर दोनों के स्थान पर बड़ी होता है। इसी प्रकार कवीश्वर में अपन बात करें, कवि में मित्रों याद रख लेना, कवि में छोटी की मात्रा आती है। जिस प्रकार आप कभी गुरु लिखते हैं, अभी मैं आपको बताऊं आगे। जैसे देखिएगा मित्रों, कवि में छोटी है, ईश्वर में बड़ी है, तो आप याद रखें इधर से छोटी के बाद में बड़ी आती है तो बराबर दोनों के स्थान पर बड़ी ई होता है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि ये आपकी दीर्घ संधि में जो ई वाले उदाहरण वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। मात्राओं को छोटी बड़ी करके वो ऑप्शन देता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अपन करें तो क्या करें। इस प्रकार मित्रों याद रखें, इसी के आधार पर अपन देखें तो ऊ वाले उदाहरण की बात अपन करते हैं तो देखिएगा, ऊ की बात अपन करें तो देखिएगा ऊ छोटा और बड़ा प्लस ये छोटा और ये बड़ा बराबर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। अब देखिए मित्रों, जब अपन इन संधि की बात करेंगे तो देखिए, जब छोटा ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ के बाद में बड़ा ऊ आएगा, तो दोनों के स्थान पर क्या परिवर्तन होगा वो अपन पढ़ेंगे। देखिए मित्रों, आप जब शब्द पढ़ते हैं, आपके पेपर में कई बार शब्द आता है, जैसे आपके पेपर में आ गया गुरूपदेश, आपके पेपर में आता है लघुत्तम, आपके पेपर में आता है लघुर्मी, आपके पेपर में आता है भानुदय। मित्रों, इस प्रकार के उदाहरण कई उदाहरण आपके पेपर में पूछा जाता है। ऊ के वाले कई उदाहरण आपके पेपर में पूछता है। जैसे आपके पेपर में पूछता है, जैसे मान के चलते हैं बधूक्ति आपके पेपर में आता है, एक बार पेपर में भी आया था, याद रख लेना।
पेपर में आने वाले शब्द ही मैं आपके सामने रखता हूं मित्रों, कहीं कहीं किसी एग्जाम में वो आया हुआ होता है, इसी प्रकार आप याद रख लेना। तो देखिएगा चमूर्ध्वम जैसे आप पढ़ते हैं, अब देखिएगा इनका जब अपन संधि विच्छेद करते हैं, जब इन शब्दों को अपन जब टुकड़े करते हैं, टुकड़े करने पर क्या शब्द बनता है वो अपन देखेंगे। तो देखिएगा मित्रों, गुरूपदेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो मित्रों याद रख लेना, गुरूपदेश का जब संधि विच्छेद अपन करेंगे तो देखिएगा गुरु प्लस मित्रों ये शब्द जब आता है, बच्चे से संधि विच्छेद आता है फिर भी गलत कर देता है। अब देखिए मित्रों कैसे गलत कर देता है, मैं आपके सामने प्रश्न लिखता हूं, देखिएगा आप इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे गलत करते हैं वो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखिएगा गुरूपदेश है पदस्य संधि विच्छेदम किम अब इस प्रश्न को बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? ऑप्शन को देखकर के वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर की काम में इसमें उत्तर क्या होगा। तो देखिए मित्र, जब इसको गलत करते हैं तो देखिए ऑप्शन कैसे देता है। पहला ऑप्शन वो देता है गुरु प्लस उपदेश। दूसरा ऑप्शन देता है गुरु प्लस उपदेश। तीसरा ऑप्शन देता है गुरु प्लस उपदेश। चौथा ऑप्शन आपको देता है, देखिए मित्रों इस प्रकार के आपके पेपर में प्रश्न आने वाले होते हैं। तो देखिएगा गुरु प्लस उपदेश दे दिया, इधर से गुरु प्लस उपदेश दे दिया, ठीक है। अब देखिए जो पेपर में प्रश्न देता है गुरु प्लस इस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न देगा। अब आप इस प्रश्न को राइट कीजिए, सही कीजिए कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, अपने स्तर पर आप सही कीजिए। तो देखिए मित्रों, जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ते हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रश्न आपका सही होगा, कौन सा प्रश्न आपका राइट होगा। तो देखिए मित्रों, कि जब अपन इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, बच्चे को मालूम है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होता है, वो सब जानता है कि गुरु उपदेश का संधि विच्छेद गुरु प्लस उपदेश होता है, लेकिन वो लिपि में लिखता है तो वो गलत लिखता है। जब अपन इस प्रकार के प्रश्नों को अपन लिखते हैं तो ध्यान रखें, देखिएगा जब इस प्रकार के प्रश्नों को अपन जब पढ़ेंगे तो मित्रों याद रखें कि गुरु उपदेश का वो संधि विच्छेद पूछ रहा है और 4 ऑप्शन आपके बीच में दे रखे हैं। तो अपन किस ऑप्शन को अपन राइट माने, किस ऑप्शन को अपन सही माने।
तो ये आप याद रखें। तो देखिएगा जब इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो अपन जो राइट करेंगे तो वो आपका राइट होगा। चौथा नंबर का ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट होगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो पूरे ही एक से दिखाई दे रहे हैं, समान दिखाई दे रहे हैं। नहीं, आप ये याद रखें कि जब अपन चारों को राइट मान लेंगे तो फिर इसमें राइट चारों ही थोड़ी होंगे। तो इस प्रकार आप याद रखें मित्रों, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद करते समय जैसे आपके संस्कृत के अंदर गुरु शब्द की षष्ठी का बहुवचन पूछता है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करते हैं। तो आप इस प्रकार याद रखें, गुरु उपदेश का संधि विच्छेद करते समय अपन को ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये राइट क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए मित्रों, जब अपन अकेला गुरु लिखते हैं, अकेला जब अपन गुरु लिखेंगे तो गुरु में छोटा ऊ लगेगा, बड़ा ऊ नहीं लगेगा। ये आप याद रखें, ये छोटा ऊ है और जो अपन लिखते हैं बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ में गांठ लगती है। ये आप याद रखें, बड़ा ऊ में ये गांठ लगती है, ये आपका छोटा ऊ कहलाएगा और ये आपका बड़ा ऊ कहलाएगा। ये आप याद रखें। रे में ऊ को लिखने का तरीका, रे में जब अपन छोटा ऊ लिखेंगे तो रे के अंदर जो है वो गांठ नहीं लगती, जबकि बड़ा ऊ लिखेंगे तो वो गांठ लगती है। तो इस प्रकार आप याद रखें, जब आपसे कहे कि गुरु लिख करके बताएं, गुरु शुद्ध शब्द लिख करके बताएं, तो गुरु में छोटा ऊ आता है, बड़ा नहीं आता। इसी प्रकार आप याद रखें, जब अपन इनमें देखेंगे तो पहले तो अपन देखेंगे कि गुरु में छोटा ऊ किस किस में है। छोटा ऊ एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो छोटा ऊ है, अर्थात ऑप्शन दो तो अपन ने माइनस कर ही दिए। एक तो अपन ने ये माइनस कर ही दिया, एक अपन ने ये माइनस कर ही दिया, अर्थात ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि गुरु में दोनों में बड़ा ऊ लग रहा है, तो ये तो अपन माइनस कर ही देंगे। तो देखिएगा दो तो अपन ने इनमें से माइनस कर ही दिए, एक तो अपन ने पहला माइनस कर दिया, एक अपन ने तीसरा माइनस कर दिया। अब बात रहे अपने पास में दो बच गए, एक तो छोटा ऊ वाला ये रहा, एक छोटा ऊ वाला ये रहा। अब बात ये देखेंगे कि उपदेश जब अपन लिखते हैं तो उपदेश नहीं होता, उपदेश होता है, अर्थात उपदेश में छोटा ऊ आता है। इस प्रकार अपन देखेंगे कि छोटा ऊ किसमें है, तो छोटा ऊ याद रख लेना, ये आपका कट हो गया तो आपका कौन सा बचा, आपका ये बचा। तो इस प्रकार आप याद रखें, इस प्रकार के ऑप्शन आपके पेपर में देता है, इस प्रकार के आपके पेपर में देता है। तो ये आप याद रखें कि प्रश्न किस प्रकार से अपन को करना है। प्रश्न आते हुए अपन गलत कर देते हैं, वो इस पोजीशन पर कर देते हैं, इस स्थिति में अपन गलत कर देते हैं। देखिएगा दीर्घ संधि आपकी समाप्त होने वाली है, बस एक उदाहरण और है ऋषि वाला। तो देखिएगा लघुत्तम में देखिएगा जब इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे, लघु प्लस उत्तम, इधर से अपन लघु उर्मी की बात करें, लघु प्लस उर्मी, अगर भानुदी की अपन बात करें, भानुदी में मित्रों याद रख लेना, भानु यानी सूर्य होता है जो आपका छोटा होता है, कई बच्चे इसको बड़ा कर देते हैं जो गलती हो जाती है। भानु प्लस उदय, आगे देखिए वधूक्ति। मित्रों वधु जो होती है वो आपकी बड़ी होती है, याद रख लेना। वधूक्ति, वधु की कथन, वधु की वचन, उक्ति जिसको अपन कहते हैं। चमू, चमूर्ध्वम देखिएगा मित्रों कि जब अपन पढ़ते हैं तो देखिएगा इस प्रकार से अपन को याद रखना होगा कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए मित्रों कि जब अपन वधूक्ति की संधि विच्छेद करते हैं तो वधु प्लस उक्ति होता है, वधु में बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ नहीं आता। इस प्रकार आप याद रखें। अब देखिएगा जब अपन चमूर्ध्वम का संधि विच्छेद करते हैं, चमू प्लस ऊर्ध्वम, चमू यानी सेना होता है मित्रों, ऊर्ध्वम यानी ऊंचा होता है, तो ऊंची सेना जिसको अपन कहते हैं। अब देखिए जब इनके वर्णों के बारे में अपन बात करते हैं तो वर्णों के बारे में देखिए मित्रों कि जब अपन वर्ण की बात करें तो देखिएगा इधर आपका छोटा ऊ है, इधर आपका छोटा ऊ है। जब छोटा ऊ के बाद में
छोटा ऊ आता है तो बराबर बड़ा ऊ होता है, तो बराबर अपन क्या करेंगे मित्रों, ये आपने बड़ा ऊ कर दिया, इधर से लघु में छोटा है, उत्तम में भी आपका छोटा है, और बराबर दोनों के स्थान पर आप क्या कर दोगे, बड़ा कर दोगे। इसी प्रकार आप याद रखें, लघु में छोटा है, उर्मी में बड़ा है, तो दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। इसी प्रकार अपन भानुदय की बात करते हैं, तो भानु में छोटा है, उदय में छोटा है, और बराबर दोनों के स्थान पर अपन बड़ा कर देंगे। देखिएगा, ये दोनों के स्थान पर अपन बड़ा कर देंगे। आगे देखिए बदुक्ति, बदुक्ति में अपन देखेंगे, ये आपका बड़ा ऊ है और इधर आपका ये छोटा है, बराबर दोनों के स्थान पर अपन बड़ा कर देंगे। इधर चमूर्ध्वम में देखिएगा, चमू में आपका ये बड़ा ऊ है, इधर आपका ऊर्ध्वम में ये बड़ा है, और दोनों के स्थान पर अपन क्या कर देंगे, ये बड़ा ऊ कर देंगे। तो याद रखें, छोटा ऊ बड़ा ऊ लिखने का जो तरीका होता है वो याद रखें मित्रों, जब अपन छोटा ऊ लिखेंगे, जैसे इस रे में प्लस ये छोटा ऊ, तो बराबर आपका ये आ गया। अगर इस रे में आप बड़ा ऊ लिखेंगे तो बराबर मैंने आपको बताया कि बड़ा ऊ लिखने पर गांठ लग जाती है, ये बड़ा ऊ कहलाता है। तो याद रख लेना, जब अपन करेंगे तो रे में बड़ा ऊ इस प्रकार लिखा जाएगा, छोटा ऊ इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आपका ऊ वाले उदाहरण थे मित्रों। जब अपन ऋषि वाले उदाहरण की बात करें तो ऋषि वाले उदाहरण देखिएगा, लास्ट संधि में जो आपके उदाहरण बच रहे हैं, जो ऋषि वाले उदाहरण है मित्रों, तो वो देखिएगा, ऋषि का भी वो होता है। देखिए मित्रों, यदि ऋषि के बाद में ये छोटा ऋषि, ये बड़ा ऋषि, यदि इनके बाद में छोटा ऋषि आता है और बड़ा ऋषि आता है, अब देखिए दोनों के स्थान पर क्या होता है, दोनों के स्थान पर बड़ा ऋषि होता है। अब बात यह आती है कि गुरुजी हमें छोटा ऋषि लिखना तो आता है लेकिन बड़ा ऋषि लिखना नहीं आता, बड़ा ऋषि कैसा लिखा जाता है। तो मित्रों देखिएगा, जब अपन छोटा ऋषि की और बड़ा ऋषि की अपन बात करते हैं तो देखिएगा, जब अपन छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि की अपन जब बात करते हैं तो अपन जिस प्रकार देखिएगा, किसी भी वर्ण का अपन छोटा ऋषि लिख दिया, जैसे मान के चलते हैं आपने इस तय में प्लस ये छोटा ऋषि आप लगाओगे और इस तय में मान के चले कि आप बड़ा ऋषि लिखोगे। ये छोटा ऋषि में ये होता है, यहां से एक गांठ लग जाती है, बड़ा हो जाता है। जब अपन लिखेंगे इसको तो देखिएगा, इस तय में छोटा ऋषि कैसे लिखा जाता है, ये छोटा ऋषि है, और जब बड़ा ऋषि की अपन बात करें तो ये छोटा और एक बार और कर दीजिए, आपका ये बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये छोटा बड़ा आप लिख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से याद रखें कि छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि कैसा लिखा जाता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि छोटा ऋषि और बड़ा ऋषि कैसा लिखते हैं। तो ये आप याद रखें। जैसे उदाहरण की बात अपन करें, ऋषि वाले उदाहरण की बात अपन करें तो देखिए मित्रों, जैसे मातृण में, पितृण में है, भ्रातृण में, देखिएगा ऋषि के उदाहरण आपके संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रंथों में अभाव है। तो देखिएगा, जैसे अपन बात करें जैसे पितृणम, मातृणम, भ्रातृणम,
होत्रिकार। तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। जैसे मातृचा है तो मातृचा पे अपन लिख सकते हैं, इसमें देखिएगा अब इनके ऊपर संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद किस प्रकार से अपन करेंगे तो देखिए मित्रों, जब अपन इनके संधि विच्छेद करेंगे तो देखिएगा जैसे पितृणम है तो अपन ने किया पितृ प्लस ऋणम, इधर से अपन मातृणम का करेंगे मातृ प्लस ऋणम, अगर अपन भ्रातृणम की बात करें भ्रातृ प्लस ऋणम, अगर अपन होत्रिकार की बात करें होत्री प्लस ऋकार, अगर अपन मातृचा की बात करें तो मातृ ऋचा। तो इस प्रकार से आपके ऋषि के उदाहरण आपके पेपर में आते हैं और ऋषि के जो उदाहरण होते हैं तो आपके संस्कृत ग्रंथों में इनकी अभाव है। तो इस प्रकार आप याद रखें मित्रों, जब अपन इसकी बात करते हैं तो देखिएगा पितृणम, इधर ऋषि के बाद में छोटा ऋषि आपको दिखाई दे रहा है तो बराबर अपन क्या करेंगे बड़ा ऋषि करेंगे। इसी प्रकार यहां पर भी देखिएगा वो स्थिति है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें कि जब अपन को शब्द कोई सा भी दे दे उसका संधि विच्छेद अपन को अपने हिसाब से करना होता है। तो मित्रों ये आपकी दीर्घ संधि थी। दीर्घ संधि में आपके जो अपवाद है वो अपवाद है जो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार से आपके ये दीर्घ संधि यहां समाप्त होती है। अब इनके जो अपवाद है सकंदवादीसु पर रूपम वाच्यम, ये वार्तिक है, अपन अगली बार अपन पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अपन इसको पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपने स्वर संधि के जो भेद पढ़े थे वो देखिएगा, एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं। 1 नंबर पेज से मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा जब अपन पढ़े थे कि स्वर संधि किसे कहते हैं तो याद रखने में मैंने आपको बताया था स्वर के बाद में स्वर आने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के मुख्य तौर पर 7 भेद बताए जाते हैं। 7 भेद इस प्रकार अपन पढ़ेंगे, 7 भेद अपन इस प्रकार जानेंगे। इसके बाद में देखिएगा जब अपन आगे पढ़े तो आगे देखिएगा मित्रों, अपन ने दीर्घ संधि नंबर 1 संधि पढ़ी थी कि एक संधि जो है आपकी अक सवर्ण दीर्घ है, ये अपन ने सूत्र पढ़ा था। ये दीर्घ संधि का विधायक सूत्र कहलाता है। इसमें याद रखना अक वर्ण के बाद में अक वर्ण आता है अर्थात समान वर्ण आता है तो वहां दीर्घ आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार आप ये याद रखें। हिंदी में भी मैंने आपको लिखा था ऋस्व के बाद में ऋस्व आता है तो दीर्घ होता है, दीर्घ के बाद में ऋस्व आता है तब भी दीर्घ होता है, और दीर्घ के बाद में दीर्घ आता है तब भी आपका दीर्घ स्वर हो जाता है। इस प्रकार से आपका ये दीर्घ संधि में कुछ उदाहरण भी मैंने आपको बताए थे। तो इस प्रकार आप याद रखें। आगे अपन ने जो देखा है वो देखिएगा दैत्यारी दैत्य प्लस हरि छात्रावास का संधि विच्छेद याद रखें। जिस प्रकार से प्रश्न वहां से पुट अप कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, वो मैंने प्रश्न आपके सामने लिखे हैं। इसी प्रकार से देखिएगा श्रीष का संधि विच्छेद में अपन को इस प्रकार से करना है। ईश में बड़ी की मात्रा होती है, भगवान बड़ा होता है, याद रख लेना बड़ी ईश होती है। अब इष्ट इष्ट यानी चाना होता है तो याद रखना इष्ट में छोटा ई होता है, छोटा ई होता है। महती इच्छा में देखिएगा महती में बड़ा ई आएगा।
इच्छा में आपकी छोटी ही आएगी। इसी प्रकार अभिप्सा में याद रख लेना, अभी में छोटी आएगी, इप्सा में बड़ी आएगी। रजनीश में याद रख लेना, दोनों में बड़ी ई दिखाई देगी, रजनी यानी रात होती है, याद रख लेना। ईश का जो होता है वो बड़ा होता है। कविश्वर में कवि में छोटा आता है, याद रख लेना। ईश्वर में बड़ा आता है। इस प्रकार से आपको ये संधि होगी। छात्रावास का संधि विच्छेद पूछ रहे थे, इस प्रकार ऑप्शन आपको वो दे सकता है। दोनों ऑप्शन आपके राइट होंगे, याद रख लेना। आगे जो अपन पढ़ते हैं तो देखिएगा, ऊ के उदाहरण में अपन ने पढ़े थे। गुरु उपदेश में याद रख लेना, ऊ में यहाँ पर बड़ा ऊ हुआ है तो छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो इस प्रकार आप याद रख लेना। रे में छोटा ऊ कैसे लिखा जाता है और बड़ा ऊ कैसे लिखे जाता है, तो आपको सामने मैंने लिखा है, आप इनको देखें कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसे लिखे जाते हैं, तो ये भी आप जाने। इसी प्रकार लघुत्तम देखिए, लघु प्लस उत्तम होता है। इधर लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी होता है। लघु यानी छोटी, उर्मी यानी धारा होता है, याद रख लेना। भानुदय, भानु छोटा, उदय छोटा। भानु यानी सूर्य होता है, उदय यानी उदय होता है, भानु का उदय अर्थात जिसको अपन कहते हैं। बधुक्ति, बधु बड़ा ऊ होता है, याद रख लेना। उक्ति छोटी जिसको अपन कहते हैं, कथन जिसको अपन कहते हैं। चमूर्ध्वम, चमू यानी सेना होता है, ऊर्ध्वम यानी ऊंची होती है, तो ऊंची सेना, याद रख लेना। तो चमू में बड़ा ऊ आएगा, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ आएगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछ सकता है। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद इस प्रकार से बार बार पूछा जाता है, अनेक बार परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है मित्रों, याद रख लेना। अगर आगे की बात अपन करें, ऋषि के उदाहरणों की बात अपन करें, तो याद रख लेना मित्रों, ऋषि को कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपके सामने लिखा है कि रे में या इस तय में ऋषि को कैसे लिखा जाएगा। छोटा ऋषि इस प्रकार, बड़ा ऋषि इस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये आपके सामने कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, इस प्रकार आप याद रखें। जब अपन आगे पढ़ेंगे तो याद रख लेना मित्रों, रे की भी 3 गति बताई जाती है। रे की 3 गति होती है, मैं इसके सामने लिखता था 2 मिनट के लिए, तो देखिएगा। रकार की 3 गति होती है, अर्थात रेफ वर्ण जो होता है आपका, रेफ की 3 गति होती है। रे की 3 गति होती है। वो 3 गति कौन कौन सी होती है वो दिख देता हूं आपके सामने। एक तो मित्रों देख लीजिएगा, ऊर्ध्व गति होती है एक तो, एक आपकी अधोगति होती है, एक आपकी तिर्यक गति होती है, रे को 3 प्रकार अपन लिखते हैं, याद रख लेना। अंत्यस्थ वर्णों में रे वर्ण गिना जाता है, याद रख लेना। अंत्यस्थ में देखिएगा, य, व, रे और ये ल, ये 4 वर्ण आपके अंत्यस्थ वर्ण आते हैं, जिनको अपन यण वर्ण कहते हैं। इनमें से 3 वर्ण ऐसे हैं जिनको अपन 2 प्रकार से पढ़ते हैं, अर्थात 2 भेद इनके होते हैं। यवलो द्विधा, मैंने आपको बताया था कि जब आप पढ़ेंगे तो इन वर्णों की आपकी 2 गति होती है, अर्थात 2 प्रकार की कहते हैं। मैंने आपको वर्णों में पढ़ाया था, यवलो द्विधा, अर्थात ल, य, व और ल, ये जो वर्ण होते हैं य, व, ल, ये आपके 2 प्रकार के होते हैं, याद रख लेना। मैं आपको बता रहा था रेफ की 3 गति होती है, एक तो ऊर्ध्व गति होती है, एक अधोगति होती है, एक तिर्य गति होती है। रे को 3 रूपों में लिखा जाता है। ऊर्ध्व गति किसी होती है, जैसे देखिएगा, जैसे मान के चलते हैं, ये आपने के ऊपर जो लगाया, ये आपकी रे की ऊर्ध्व गति है, ये रे व्यंजन वर्ण है। अधोगति कैसे होती है, जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मान के चलते हैं, जैसे आप लिखते हैं प्रकार, ये आपकी रे की अधोगति कहलाती है। जैसे मान के चलते हैं आपने तिर्य गति पढ़ी, जैसे आप लिखते हैं राष्ट्र लिखते हैं, उष्ट्र लिखते हैं, ये आपकी रे की तिर्यक गति होती है। इन तीनों गतियों को कब कब प्रयोग में लाए जाते हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार यहां याद रख लेना कि रे की जो गति होती है, रे की जो गति अपन पढ़ते हैं वो रे की, याद रख लेना मित्रों, रे की 3 गति अपन पढ़ते हैं। वो 3 गति कौन सी वो मैंने आपके सामने बताई है। रे की 3 गति होती है, एक
ये 2 और आपकी ये 3 गति होती है। एक तो ये गति, एक ये गति और एक आपकी इस प्रकार की ये 3 गति होती है। ये र केवल और केवल निर्नुनासिक होता है, निर्नुनासिक होता है। इस र की अनुनासिक संज्ञा नहीं होती। ये याद रख लेना। ये प्रश्न बनता है यहां से कि अंतस्थ वर्णों में से किस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा नहीं होती, वो आपका र वर्ण है। जबकि ल की अनुनासिक संज्ञा होती है, व की अनुनासिक संज्ञा होती है, इस ल की अनुनासिक संज्ञा होती है। अर्थात यह ल व को अपन लिखते हैं तो देखिएगा, इस ल को यह को इस प्रकार लिख सकते हैं, व को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं और आपका जो ल है उसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं। तो एक तो अपन इस प्रकार लिख दिया, एक अपन ने इस प्रकार लिख दिया। ये 2 प्रकार से अपन यह व ल को लिख सकते हैं। जबकि र को केवल और केवल र ही लिख सकते हैं। ये आपकी अनुनासिक दशा कहलाती है, ये आपकी निर्नुनासिक दशा कहलाती है, अनुनासिक दशा कहलाती है। इसी प्रकार र की केवल और केवल निर्नुनासिक दशा होती है, अनुनासिक दशा होती है, अनुनासिक दशा नहीं होती। अर्थात र को चंद्र बिंदु में नहीं लिखा जाता। इस प्रकार याद रख लेना। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद रख लेना। तो मित्रों, इस प्रकार से अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन ने दीर्घ स्वर संधि का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अगली वीडियो में अपन जो लेकर के आएंगे वो आपके दीर्घ संधि के अंदर जो अपवाद है, सकंदवादेषु पररूपम वाच्यम, भगवान कात्यायन ने हमें जो वार्तिक दी है उस वार्तिक के माध्यम से अपन उसको चर्चा करेंगे। उस वार्तिक को अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। वो वार्तिक क्या कहती है, क्या नहीं कहती, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहता आ रहा हूं कि जिस प्रकार संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्यारे साथियों, अब की बार स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और अर्थात फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और अन्य राज्यों से होने वाली टेट परीक्षा की तैयारी के लिए एएमजी मोबाइल एप्लीकेशन, एएमजी यूट्यूब चैनल, एएमजी कोचिंग क्लासेज, एएमजी टेलीग्राम चैनल को सारथी बनाइए और अपनी परीक्षा में सफलता पाइए। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।